हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू द प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम चित्रांशु और आज के इस पीटी स्पेशल के नए वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से एक और चैप्टर को लेकर एशियन हिस्ट्री के। जैसा कि आपको पता है इस पीटी स्पेशल सीरीज में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस सीरीज में पोस्ट गुप्ता पीरियड के क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि आपको पता है पिछले सेशन तक हमने गुप्ता पीरियड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जिसे माना जाता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको हर्षवर्धन, इसके साथ ही साथ त्रिपक्षीय संघर्ष, इन सभी थीम पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है हर्षवर्धन के बारे में और क्वेश्चन है आपका, हर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो कुल मिलाकर आपको हर्षवर्धन के विषय में इन तीनों में से जो सही कथन है उनको छांटना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना उत्तर देना है। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके राज्य में 15 वर्षों तक रहा था। तो सबसे पहले कंफर्म करना है ह्वेनसांग क्या इसी के राज्य में आया था। तो आपको पता है ये दो नाम सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। हालांकि एक और नाम भी आता है इत्सिंग का, लेकिन इनके अलावा ह्वेनसांग और फाहियान का नाम सबसे ज्यादा आता है। और इन दोनों नामों को अगर देखा जाए तो ह्वेनसांग का संबंध हर्षवर्धन से है और वहीं फाहियान का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो ऐसे में ये बात तो सच है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। क्या वो 15 वर्ष रहा था? ये बात भी सच है कि 15 वर्षों तक उसने हर्ष के राज्य में यानी कन्नौज और उसके आसपास के राज्यों क्षेत्रों में भ्रमण किया था। और मूल उद्देश्य इसका आने का बौद्ध धर्म स्थल जो भी हैं उनसे उनका भ्रमण करना और बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान एकत्रित करना था। तो ये स्टेटमेंट फिलहाल सही है। बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था, ये बात भी सच है क्योंकि बाणभट्ट ही वह व्यक्ति था जिसने आगे चलकर हर्षवर्धन की आत्मकथा हर्षचरित की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार, उसकी सामाजिक स्थिति और उस समय की राजनीतिक स्थिति का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो इसलिए ये कथन भी आपका सही है। उसको अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता था, क्या ये बात सही है? ये बात भी सच है क्योंकि हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाने का कारण एक ये भी है क्योंकि वहां पर इसके पश्चात आप देखेंगे तो भारत पर कहीं ना कहीं मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाएंगे पूर्व मध्यकाल के पश्चात। और अंतिम हिंदू सम्राट कहने का एक रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं एक अंतिम जो हिंदू शासक जिसने लगभग समस्त उत्तर भारत पर अपना अधिकार किया वो हर्षवर्धन ही कहलाता है। हालांकि धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कट्टरता जैसे शब्दों का प्रयोग उसके लिए नहीं किया जाएगा क्योंकि हर्षवर्धन ने धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं था और उसके राज्य में बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी को लगभग समान प्रश्रय मिला हुआ था। तो ऐसे में उसे कट्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अंतिम हिंदू शासक हम सम्राट कह सकते हैं उत्तर भारत का। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसलिए आपके सही हो जाएंगे और इस आधार पर अगर आप उत्तर निकालेंगे तो आपका उत्तर आएगा डी, क्योंकि यहाँ पर एक, दो और तीन तीनों ही आंसर आपके सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और फिर से हर्षवर्धन के ऊपर ही बेस्ड आपका क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है हर्ष का पूर्वी भारत के राजा पुलकेशिन से युद्ध हुआ था। दो शब्द यहाँ पर ध्यान देने हैं, पूर्वी भारत और राजा का नाम पुलकेशिन। और इससे पहले हम इसको चेक करें, हम अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसका दक्षिण की ओर मुकाबला शैव राजा शशांक से हुआ। तो अगर आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा, उसके साम्राज्य विस्तार और जो भी युद्ध हुए उनके बारे में पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि इस समय अगर हम भारत के मानचित्र पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं हर्ष का साम्राज्य यहाँ फैला हुआ था। और सबसे पहले उसका आपको एक सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ था वो इसके पूर्वी राज्य की तरफ हुआ था, जहां पर बंगाल में गौड़ वंश का शासन था और उस गौड़ वंश में शासक था, उसका नाम था शशांक। इसके साथ ही साथ इस समय यहाँ पर बादामी या बातापी के चालुक्य भी शासन कर रहे थे। और इन चालुक्यों में एक बहुत फेमस शासक हुआ, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और इस पुलकेशिन द्वितीय से साम्राज्य विस्तार के लिए हर्षवर्धन का युद्ध होता है और इसके पश्चात इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है और नर्मदा नदी को तो राज्यों की सीमाएं स्वीकार कर ली जाती। अगर हम इस आधार पर जाएं तो आप दोनों स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे कि पूर्वी भारत के राजा पुलकेशिन, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पुलकेशिन पूर्वी नहीं बल्कि दक्षिणी है। ठीक है, साथ ही साथ दक्षिण की ओर मुकाबला शैव शासक शशांक से, तो यहाँ पर भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो शैव शशांक है वो गौड़ वंश का शासक है और वो बंगाल का है, यानी कि पूर्वी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको दक्षिणी की जगह पूर्वी और पूर्वी की जगह दक्षिणी कर दिया गया है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई।
इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और इस आधार पर अगर आप देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ना ही एक सही है और ना ही दूसरा सही है, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और हर्षवर्धन के ऊपर ही क्वेश्चन आज ये भी बेस्ड है आपका। इसमें पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। हर्षचरितनामा पुस्तक की रचना हर्ष ने की थी। तो मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था और हर्षवर्धन की आत्मकथा जो हर्षचरित मानी जाती है उसकी रचना बाणभट्ट ने ही की थी, जिसमें उसके साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक स्थिति और समाज और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया गया है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हर्ष ने हर्षचरित की रचना नहीं की थी। इसने 3 और ने पुस्तकों की रचना की थी, इसको आगे पढ़ेंगे। चालुक्य राजा पुलकेशिन की राजधानी बादामी थी। तो ये बात सच है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जो चालुक्य हैं उनकी 3 राजधानियां रही हैं। सबसे पहले बादामी या जिसे बातापी के नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर सबसे पहले चालुक्यों की बादामी शाखा का निर्माण हुआ, उद्भव हुआ। और इसी के शासक थे कौन, पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन अगर बाद में देखें तो इस बादामी शासक में पुलकेशिन के समय ही पूर्व की ओर आंध्र प्रदेश की ओर बेंगी के चालुक्य भी सामने आते हैं। और जब इन दोनों का पतन हो जाता है, चालुक्य बादामी चालुक्य का पतन हो जाता है, तो उसके पश्चात यहाँ पर लगभग 2 शताब्दियों तक राष्ट्रकूटों का शासन रहता है। और राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात एक बार पुनः कल्याणी में चालुक्य वंश का उदय होता है। तो कहीं न कहीं ये 3 अलग-अलग नाम हैं, बादामी बातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ये आपको याद रखना है। और पुलकेशिन का संबंध किससे था, बादामी के चालुक्य से। ठीक है। हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामंतिक और विकेंद्रित था। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपको डाउट हो सकता है कि क्या ये सही है या नहीं सही है। अब चूँकि यहाँ पर दिया गया है क्या कि हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामंतिक। अब इस वर्ड को आपको ध्यान देना है। ये वर्ड बेसिकली कुछ और नहीं, आपसे सामंतवाद के बारे में पूछ रहा है। अब सामंतवाद क्या है, इस पे तो अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि भारत में जो फ्यूडल सिस्टम है, सामंतवाद, सामंती व्यवस्था है, इसका उद्भव इस गुप्तोत्तर काल से ही माना जाता है। और इसके जो पूर्व अवशेष हैं, वो राजा महाराजा द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि के रूप में और अपने सैनिकों को, अधिकारियों को भूमि के रूप में जो उनकी सैलरी है वो देने के रूप में शुरू हुआ। और इसके पश्चात सामंती व्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ती रही। और यही कारण भी रहा कि प्रतिहारों के अनेक सामंतों ने अनेक राजपूत शाखाओं का निर्माण तो किया, लेकिन वो साथ आकर के मोहम्मद गौरी को हराने में सफल नहीं रह पाए और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। तो कहीं न कहीं गुप्तोत्तर काल यानी हर्षवर्धन का समय ही वो था जहाँ पर सामंती व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी और अपना अस्तित्व बढ़ा रही थी। और हर्ष का शासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामंतिक, ये बात सही है। और विकेंद्रित, अब चूंकि सामंतवाद होगा तो अपने आप अनेक सामंतों के पास कुछ अधिकार जाएंगे, इससे राजा के अधिकार कम होंगे और प्रशासन का विकेंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन होने लगेगा। तो इस तरह से ये बात, आपका स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से सही है, क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल सही बैठती है। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों सही हैं। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर आपका बेस्ट मैच कर रहा है। तो इसमें आपका केवल 2 और 3 सी जो है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम 2 स्टेटमेंट ही आपके सही हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर किया। अशोक नहीं, हर्ष ने किस स्थान पर किया। तो हर्षवर्धन अपने दान पुण्य के लिए और धार्मिक सम्मेलनों के लिए जाना जाता था और उसने 2 ऐसे विशाल धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया जहां बहुत सा अतिशय दान किया। और ये धार्मिक सम्मेलन जो बौद्ध धर्म के थे वो आपके कन्नौज जो कि उसकी राजधानी रही और साथ ही साथ प्रयाग जो कि गंगा यमुना का संगम माना जाता है, वहां पर इन सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसको आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों स्थलों का नाम क्या है, कन्नौज और प्रयाग। इस आधार पर आपका इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा। इसको मैंने कहा था बाद में बताऊंगा आपको। वो था हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो हर्षवर्धन ने अपने समय में 3 पुस्तकों की, 3 ग्रंथों की रचना की थी और इन तीनों का नाम जो है वो ये है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 पुस्तक जो हैं, ये ग्रंथ जो है प्राचीन, इनके रचनाकार या इनके रचयिता कौन है, हर्षवर्धन। क्वेश्चन भी यही पूछा है कौन सी रचनाएं हर्ष द्वारा है, तो तीनों ही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी डी। तो इस तरह से डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ विशेष जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए।
अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हर्ष के प्रशासन के बारे में। हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर विचार करना है आपको और उसमें से आपको सही कथन को छांटना है। तो वन बाय वन समझते हैं कौन-कौन से कथन हैं। इसने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई। तो क्या ये बात सच है? मैंने अभी बात की थी आपसे सामंती व्यवस्था की और सामंती व्यवस्था में जो भूमि है उसका प्रयोग राजा महाराजा क्या कर रहे थे? अनुदान के लिए तो कर ही रहे थे धार्मिक रूप से, साथ ही साथ वो अपने सैनिकों को, अधिकारियों को वेतन देने के लिए भी कर रहे थे। तो पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा, ये गुप्तोत्तर काल की विशेषता है जो गुप्त काल से शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट पोस्ट मौर्य पीरियड से शुरू हो चुकी थी। तो ये बात सच है। इसने राजकीय आय को 4 भागों में बाँट दिया था और ये बात भी सच है कि हर्ष के समय मुख्यतः जो है 4 पार्ट में ये राजकीय आय बटी हुई थी। इनमें से 1 भाग राजा के लिए जाता था, 1 भाग मंत्रियों के लिए या शासन के लिए जाता था, 1 भाग जो है विद्वानों के ऊपर खर्च होता था और 1 भाग, अंतिम भाग जो है वो धार्मिक कार्यों और पुरोहितों के लिए जाता था। इस प्रकार से 4 भागों में राजकीय आय को बाँट दिया गया था और उसका उपयोग किया जाता था। उसके राज में सुदृढ़ विधि व्यवस्था थी। अब ये थोड़ा-सा डाउटफुल है, यहाँ पर एक इंसिडेंट है हुएनसांग का। हुएनसांग ने अपनी पुस्तक जो लिखी है सीयू की, उसमें लिखा भी है इस चीज़ को कि हर्षवर्धन द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के बाद भी जब वो बौद्ध स्थलों का भ्रमण कर रहा था, तो उसके राज्य में उसको कई बार चोरी डकैती जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में इस स्टेटमेंट के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि उस समय जो विधि व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, बहुत सुदृढ़ थी। हाँ, थी अवश्य, एक अच्छी व्यवस्था स्थापित थी, लेकिन सुदृढ़ होने का मतलब क्या है कि वो प्रभावशाली भी थी और वो यहाँ पर नहीं कह सकते। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ह्वेन-सांग का जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है? तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं जो आपको कुछ नई-नई चीज़ें आपको सीखने में मिली होंगी इसके बारे में। कल हम एक और सेशन करेंगे, इसमें हम पोस्ट गुप्ता पीरियड के कुछ और प्रश्नों को करेंगे और मुख्यतः वो जो प्रश्न रहेंगे, वो हर्ष से इतर रहेंगे और वहाँ पर हम त्रिपक्षीय संघर्ष, राजपूतों के उदय की चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।